गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री महीने में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 12 में चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के हमने लास्ट जो टॉपिक था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड है, सॉलिड की दो प्रॉपर्टी होती है, पहली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इन दोनों ही प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे जो सॉलिड हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। तो अब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों को क्लासिफाइड करने के लिए एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं बैंड थ्योरी। तो आज हम बात करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। चलिए, बैंड थ्योरी। तो बेटा ध्यान दें, बैंड थ्योरी की अगर बात करें तो सबसे पहले सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो ये शेल है, इसको हम बोलते हैं एन। एक ये शेल है n-1। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3, तीनों में देख सकते हैं। यहाँ n-1 मतलब n कितना 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और ये n-2। तो जो n शेल होता है, n कोश, उससे हम बोलते हैं वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे n शेल में 3 ऑर्बिटल हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो 3s, एक 3p और एक 3d। 3d की अगर हम बात करें तो 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है आपका। जबकि 3s और 3p की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दें स्टूडेंट कि जिस ऑर्बिटल में या जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उस कक्षक या ऑर्बिटल की तुलना में ज़्यादा भारी होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो 3d0 में, 3d में कितने आपके 0 इलेक्ट्रॉन, और 3s और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सपोज हम यहाँ बना लेते हैं इसको, ये एक आ गया 3s और इसके जस्ट ऊपर क्या आएगा आपका 3p। ये 3s ऑर्बिटल और ये आ गया 3p। दोनों हैवी हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन है इसलिए दोनों भारी हैं, इसलिए नीचे के होंगे। 3d जो ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा ये यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझिए क्या है आपका 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये और ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो इसके अकॉर्डिंग अब दो प्रकार के बैंड होते हैं। पहला वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस बैंड क्या होता है, बैंड which have valence electron, valence electron is called as valence band। देख रहा है आपको, सिलिकॉन की बात करें तो वैलेंस बैंड कौन सा हो गया, 3s और 3p, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कि सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन है s में और 2 इलेक्ट्रॉन है p, तो इनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है, समझ आई बात। दूसरा आता है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो बैंड जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, या फिर जो एम्प्टी, बिल्कुल खाली होता है, वैकेंट होता है, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। बैंड which do not have electrons is called as conduction band। कंडक्शन बैंड। आगे बात समझ,
तो वैलेंस बैंड जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं, और कंडक्शन बैंड जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते या फिर जो कंपैरेटिवली क्या होता है, खाली होता है। तो जो ऑर्बिटल खाली होगा वो ऊपर की ओर पाया जाएगा और जो ऑर्बिटल भरे हुए होंगे वो नीचे की ओर होंगे। ये तो है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, इसके लिए जरूरी ये है कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना चाहिए, कंडक्शन बैंड में जाना चाहिए। तो फॉर ए सब्सटेंस which flow electricity it is necessary that electron moves from valence band to कंडक्शन बैंड। तो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसके लिए ज़रूरी ये है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड जो कि खाली है उसमें मूव करे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखो, यहाँ अगर देखें तो यहाँ कुछ गैप दिखाई दे रहा है, तो इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, और फॉरबिडन एनर्जी गैप को डिनोट किया जाता है डेल्टा Eg। तो अलग अलग सब्सटेंस में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो गैप के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट हम बात करें कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं कुछ इस प्रकार से। ये आ गया हमारे पास वैलेंस बैंड, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है आपका कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड कुछ इस प्रकार से ओवरलैप होगा। ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड। तो देख सकते हैं दोनों के बीच का जो गैप है डेल्टा Eg वो कितना है, 0 है। तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ पे कोई हीट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जहाँ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, 0 होता है। 0 होने के कारण से इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव कर जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंडक्टर। अब ये बात समझिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है आपका सेमी कंडक्टर, और तीसरा आएगा आपका इंसुलेटर। फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी कंपाउंड में 2 प्रकार के बैंड होते हैं, पहला वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड जो कैसा होता है, खाली होता है, ठीक है। तो जिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस में आएंगे, वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड वाले ऑर्बिटल हमेशा भारी होने के कारण से नीचे की ओर पाए जाएंगे। जबकि कंडक्शन बैंड जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से ये कैसा होता है आपका हल्का, तो ऊपर की ओर होगा कंडक्शन बैंड और नीचे की ओर होगा वैलेंस बैंड।
जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव करे। यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच बैंड के बीच में कुछ गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, हिंदी में वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग सब्सटेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला कंडक्टर, तो ऐसे सब्सटेंस जहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, 0 होता है। 0 होने के कारण इट मीन्स यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहते हैं तो वो बिना किसी हीट के, बिना किसी एनर्जी के इजीली यहाँ से यहाँ की ओर मूव कर जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंडक्टर। समझ में एक बात? अब देखिए इन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सेकेंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होगा? द सब्सटेंसेस in which the forbidden energy gap between valence band and conduction band is 0 to 3 electron volt, called as सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है थोड़ा सा कंडक्टर की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो देखिए इधर ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। अब देखिए इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इसको बोलेंगे हम डेल्टा एजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा एजी। इसकी वैल्यू है 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ जूल में लिख सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल के इक्वल होता है। तो ये गैप आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहे जूल किस में भी बता सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतर है वो कितना हो, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन। 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा और 3 से कम हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन इस गैप को कूद करके, जंप करके या क्रॉस करके, ये बैरियर को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता। तो रूम टेम्परेचर पे तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते ही ये इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से इनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये इस बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पे जंप करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो कंडक्टर से कितना है, ज़्यादा है। कंडक्टर में 0 था, यहाँ पे 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। लास्ट एंड फाइनल, थर्ड, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? द सब्सटेंस is in which the forbidden energy gap between valence
बैंड एंड conduction band is greater than equal to 5 electron called as insulator। तो ऐसे सब्सटेंस जहां वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या इक्वल्स टू। इसका मतलब ये है कि इन दोनों बैंड के बीच का जो गैप है, ये तो आ गया आपका वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड, इसको आप बोलते हो वैलेंस बैंड, और ये आ गया CB कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है डेल्टा EG, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब डेल्टा EG की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या बराबर हो सकती है, लेकिन कम नहीं होगी। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रूम टेम्परेचर जा नहीं पाएंगे, लेकिन ये गैप इतना बड़ा है कि अगर इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दें, एनर्जी दे भी दें, तो भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला कंडक्टर जहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप कितनी होती है, 0 होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इजीली कंडक्शन बैंड की ओर चला जाता है। दूसरा सेमीकंडक्टर जहाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप इसके बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का कितना होता है, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव कर जाएगा, और मूव करते ही जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा पहुंचते ही कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा। लास्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर में CB और VB दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट मींस यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ना तो रूम टेम्परेचर पे और ना ही इनको अगर गर्म किया जाए तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचने में कैपेबल नहीं होगा। दैट्स मीन कि ये किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो अब हमें यूनिट सेल की क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। देखिए ये यूनिट सेल होती है, और यूनिट सेल में बता चुका हूँ आपको क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर थ्रू विच क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। कि यूनिट सेल वो छोटी यूनिट है जिसे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग आप अगर दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो पूरा क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। यूनिट सेल ये एज लेंथ है A, तो ये भी क्या होगी A, और ये भी क्या होगी आपके पास A ही होगी। ठीक है, तो डेंसिटी देखिए, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें डेंसिटी निकालनी है इसकी यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, मास चाहिए होगा और उसका वॉल्यूम। तो देखिए एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब है आपका, तो क्यूब की एज लेंथ क्या है A। अब A जो है इसका यूनिट क्या हो सकती है आपका, या तो एंगस्ट्रॉम, अगर एंगस्ट्रॉम है तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या 1 नैनोमीटर अगर हो तो 10⁻⁻9 मीटर, या 10⁻⁻7 मीटर, या 1 पिकोमीटर हो
1 पिकोमीटर हो तो 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, या 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर हो तो 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। आगे बात समझे। तो एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्योंकि जो लेंथ है, ये जो लेंथ है एक्सियल लेंथ एक्स वाई जेड एक्सिस के अराउंड, उसकी वैल्यू है a। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है a क्यूब। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास निकल गई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब। देखिए मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? नंबर ऑफ constituent particles into mass of one atom। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या कितना आ गया? नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल होता है z, मास ऑफ सिंगल एटम m आ गया। तो मास ऑफ वन एटम, अगर एक एटम का आप मास निकालें तो वो क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर कितना होगा आपका? Na, तो ये हो जाएगा आपका m एटॉमिक वेट अपॉन Na। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या आएगी? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल क्या था? z इंटू m, और m की वैल्यू कितनी थी आपके पास? m अपॉन Na। तो m अपॉन Na इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। z क्या है? यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, z क्या है? z है नंबर ऑफ constituent पार्टिकल। m क्या है? एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। a क्या है? एज लेंथ, और Na एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। कर सकते हैं इसको। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। देखिए इसको, चलिए देखिए क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60 has face centered unit cell if the edge length of unit cell is 400 nanometer, then calculate
डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। कीजिए इसको। ये पिकोमीटर है। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, ये बोल रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास m कितना है 60, ठीक है, जिसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पाई जाती है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक तो कहाँ थे, कॉर्नर थे। कॉर्नर कितना थे 8 × 1/8 प्लस एक फेसेस पे 6 × 1/2, 2 3 6, 8 1 8, 1 + 3 = 4 पार्टिकल। टोटल कितने पार्टिकल होंगे, 4 पार्टिकल होंगे। अब बोल रहा है एच लेंथ, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 400 पिकोमीटर। 1 pm में भी बता रहा आपको, 1 pm = 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, हो गया आपका। तो कितना है आपका ये 400 × 10⁻⁻12 मीटर। सेंटीमीटर में करेंगे इसको तो 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻2 × 10⁻10। तो कितना हो गया 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालते हैं डेंसिटी D = Z × m/a³ × Na। निकाल लें, Z की वैल्यू कितनी है 4, नंबर ऑफ पार्टिकल 4, एटॉमिक मास कितना है 60 अपॉन 4 × 10⁻8 का होल क्यूब इंटू 6.022 × 10⁻23। सॉल्व करें इसको, 4 × 60 अपॉन 4 का क्यूब 64 इंटू 10⁻8 का क्यूब 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 23 से 24 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका ये। अब देखिए कितना आएगा आपका 4 × 60, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 10 हो जाएगा आपका। नीचे कितना है 64 इंटू 6.022 कैंसिल करें, 16 टाइम जाएगा 4 4 जा, या फिर 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, फिर 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमेनिंग कितना 2, 4 5 जा 15, ठीक है। तो ऊपर कितना आ रहा है आपका 15 5 जा 75, नीचे कितना आ रहा है आपका 6.022 इंटू 2 कितना 75 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12, तो नीचे कितना है आपका 12.044 आ रहा है आपका, ठीक है। तो कर दें डिवाइड इसको, पॉइंट्स आए कितने 0 1 2 3, ठीक है। तो ऊपर आ रहा है कितना 75,000, इसमें डिवाइड देना करना है किसका 12,044 का, तो कितना होगा आपका 12 6 जा 6 मल्टीप्लाई कर देते 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 इंटू 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6 and 1 7, कितना बच गया 10 में से 4 गया 6, 9 में 6 गया तो 3, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, फिर 0.0 कितने टाइम जाएगा आपका 2 टाइम्स जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना बच गया 2, 15 में से 8 गया तो 7, 2 and 3 0, अगेन कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा 6.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके लास्ट टॉपिक की रेडियस रेशियो के बारे में, ठीक है।